हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू तथास्तु आईएएस। माय नेम इज प्रवीण मिश्रा एंड हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन कैसे मिलता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो नेशनल लेवल पार्टी हो या स्टेट लेवल पार्टी हो, कैसे रिकॉग्नाइज होती है, कैसे रजिस्टर होती है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा एस्पिरेंट्स के दिमाग में। सो टुडे इन दिस वीडियो वी शैल बी एलिमिनेटिंग ऑल दोस कंफ्यूजंस रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, राइट। तो अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर करेगी या स्टेट गवर्नमेंट कहीं की रजिस्टर करेगी, नहीं। एक सिंपल कहानी है, ओके। इसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन या रिकॉग्निशन किसी गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो बहुत बड़ी अथॉरिटी लाइक प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट ही क्यों ना हो। No one has any role. Once again, I'll repeat, no one has any role neither in registration nor in recognition of political parties in India. कौन कर सकता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, ओके, चाहे वो रिकॉग्निशन की बात हो, वो कौन करेगा? ओनली एंड ओनली, these are the two things, only and only associated or affiliated with the Election Commission of India. आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर, अथॉरिटी, सारे जो है एक जैसे प्रिविलेजेस बोलते हैं, वो सारी चीजें आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, राइट। एंड यस, वन मोर थिंग, इसी से इंस्पायर होके एक लेजिस्लेशन तैयार किया गया था बैक इन 1951 known as Representation of People's Act, ओके, आरपीए 1951, जो कि एम्पावर हुआ है आर्टिकल 324 के थ्रू। और इसी आरपीए 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू इलेक्शन कमीशन ने कुछ मैंडेट्स तैयार किए हैं या कुछ प्रोविजंस तैयार किए। आइए इन प्रोविजंस को समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन, लेट्स से हियर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, इन्होंने एक पार्टी बनाई, ओके। इस पार्टी का नाम रखा ABC, ओके। सो दिस इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओके, ऑब्वियसली पॉलिटिकल। अब इनको करना क्या होगा? इनको सबसे पहला काम यह करना होगा कि जिस डेट को इन्होंने अपनी पार्टी बनाई उसके 30 डेज के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी आज की डेट है, लेट्स से 2 अप्रैल, और 2 अप्रैल से 2 मई 30 डेज हमारे हो रहे हैं। सो विद इन 30 डेज मिस्टर एक्स नीड्स टू अप्रोच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट भाई मेरी ये बनाई हुई ABC पार्टी है, आप इसको प्लीज एज द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर या रिकॉग्नाइज करें, ओके। अब उसके अलावा इलेक्शन कमीशन इनसे कुछ चीजें डिमांड करेगी, और वो क्या होंगी? फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज इलेक्शन कमीशन डिमांड करेगी वो होगा कि क्या आपने अपनी इस पार्टी का नाम, जो आपने बोला है कि ये जो ABC पार्टी है, क्या ये 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में इनको आपने इनका नाम जो है यहां पर प्रमोट कराया है, और उसके बाद 2 स्टेट लेवल न्यूज़पेपर्स में क्या आपने इनका नाम प्रमोट कराया है? ये चीज इलेक्शन कमीशन सबसे पहले डिमांड करेगी, ओके, कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में और 2 स्टेट या रीजनल या आप इसको लोकल न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, आपने अपना नाम वहां पर प्रिंट कराया है, along with not just the name, along with the motto of your party, या सिंपल शब्दों में कहें मैनिफेस्टो, या आपका जो भी एजेंडा है, ओके। सिंपली स्पीकिंग, whatever your agenda is, whatever your theme is, right, whatever your manifesto is. तो ABC की जो पार्टी बनी है, जिसको बनाने वाले का नाम मिस्टर एक्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने रखा है, ये सारी चीजें 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में और 2 स्टेट या लोकल न्यूज़पेपर्स में इनको ये चीजें प्रिंट करानी विद इन 30 डेज, और विद इन 30 डेज ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्हें अप्रोच कर, राइट। इसके अलावा क्या कोई फीस लगती है? तो यस, एक फी, एक डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000, ओके, 10,000 रुपए का एक DD या डिमांड ड्राफ्ट
मिस्टर एक्स को अपनी पार्टी एबीसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करने के लिए देना होगा। तो ये तो प्रोसीजर है पार्टी बनाने का। अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्शन कमीशन, एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज किस तरीके से कर रहा है कि ये नेशनल लेवल पार्टी है, ये स्टेट लेवल पार्टी। एज ऑफ नाउ हमारे पास इंडिया के अंदर ओनली 7, यस यू हर्ड दैट करेक्ट, 7 हाला फॉर अ रीजन थिंग, राइट, ओनली 7 national parties are there. But how many local, regional parties और state level parties are there? ये बात आप मुझे comment box में बताएंगे। अगर सिंपली इसको रखा जाए यहाँ पर तो 7 national level और अराउंड 60 state level और more than 2000 अनरजिस्टर्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी इंडिया में काम करती हैं। अगर आपके पास इससे अलग कुछ डेटा अवेलेबल है, सो आई विल बी प्लीज्ड टू वॉच दैट डेटा इनटू द कमेंट सेक्शन, राइट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग रिकॉग्निशन को लेकर। ओके, दैट हाउ वी डू रिकॉग्नाइज एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलोज, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्शन, हमारा जो नेशनल स्टेट लेवल पार्टीज हैं उसके हिसाब से, राइट। सो क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन जो कि 2011 ऑनवर्ड्स चालू हुआ। ध्यान से देखिएगा, इसको कोई भी कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट आई एश्योर यू। एंड इन केस कोई कंफ्यूजन होता है सो प्लीज आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दो एंड आई विल गेट बैक टू योर कमेंट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, रेस्ट एश्योर्ड, राइट। ओके, सो हियर वी गो। सो क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन क्या है? So a registered party is recognized as a state party if it satisfy, remember, any one, यहां पर आप देख पा रहे हैं दो क्राइटेरिया यहां पे आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर एक स्टेट पार्टी पास कर जाती है तो ओके। अब वो दोनों क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है ऑन द शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वोट शेयर। It secures at least 6% of the valid votes polled in the state legislative assemblies elections, और ध्यान रखना ये और है, right, और लोकसभा elections from that state and wins at least 2 seats in the assembly or 1 seat in the Lok Sabha। अभी ग्रेव लेवल ऑफ कंफ्यूजन हो गया होगा, राइट, डोंट वरी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो वो क्या बोला है, स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई एक स्टेट पार्टी पास कर जाती है तो उसको, कोई भी पार्टी पास कर जाती है तो उसको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाए। अब पहला क्राइटेरिया क्या है, वोट शेयर बेसिस। वोट शेयर बेसिस एज इन क्या बोला गया है कि जितने भी वोट डाले गए हैं, वैलिड वोट्स, ओके, इसका 6% अगर एक पार्टी को मिलता है स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस मतलब सिंपल शब्दों में विधानसभा इलेक्शंस में। तो यहां पे एक बात बोली गई है और, ठीक, चाहे 6% वोट्स मिल जाए स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस में फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर स्टेट ओनली, डजंट मैटर। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला गया, प्लस, तो ऊपर 6% वोट्स चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा के इलेक्शंस में मिल जाए उसी स्टेट से, प्लस क्या बोला गया, देखो यहाँ पे एंड एज इन सिंपली प्लस दैट वन सिंगल पार्टी विंस at least 2 seats in the assembly, that is simply once again Vidhan Sabha, or 1 seat in Lok Sabha। तो ये क्या है क्राइटेरिया, ये है वोट शेयर बेसिस का क्राइटेरिया। इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, दो प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन वंस अगेन 6% वैलिड वोट्स चाहे विधानसभा के इलेक्शंस में चाहे लोकसभा के इलेक्शंस में, प्लस 2 सीट स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन से या फिर 1 सीट लोकसभा के इलेक्शन से मिलनी चाहिए। ठीक, अब दूसरा क्राइटेरिया ध्यान देना, ये और ओके, चाहे ये इनमें से हो जाए या इनमें से हो जाए। ठीक, ये क्या है, स्टेट क्राइटेरिया, सॉरी सीट क्राइटेरिया। व्हाट इज दैट, विंस एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम 3 सीट। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है एक स्टेट और इसके अंदर है 100 विधानसभा सीट्स, ओके, तो क्या बोला गया है, 100 का 3%, ओके, या तो वो 3% सीट्स ले आए, दैट इज वंस अगेन 3 सीट्स। अगर परसेंटेज वाइज नहीं तो एटलीस्ट एनी हाउ 3 सीट्स,
दैट्स इट। तो ये कहानी है जो आपको समझ में रखनी है। ओके, स्टेट पार्टी क्राइटेरियन है, ध्यान रखना। तो दो प्रोविजंस हैं या दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है वोट शेयर और दूसरा कंडीशन क्या है? सीट शेयर। ओके, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर दी स्टेट पार्टी, राइट? सो आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है तो वंस अगेन कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन। दूसरा, नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है? ओके, सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ नेशनल पार्टी? So registered party is recognized or is registered as a national party if, once again, it satisfy any one of the following. अब आपने देखा था कि स्टेट वाले में हमारे पास कितने क्राइटेरिया थे? 2। ओके, लेकिन नेशनल वाले में हमारे पास एक ज्यादा है, हमारे पास एग्जैक्टली 3 क्राइटेरिया है। ओके, सो पहला वाला है 6% रूल अक्रॉस होल स्टेट्स। बोला गया है गेट at least once again 6% of the valid votes in the Lok Sabha elections or the assembly elections in 4 or more states. तो 6% वोट्स उसको या तो उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में मिल रहा है, सॉरी लोकसभा में मिल रहा है। ओके, 6% वोट्स या फिर 6% वोट्स उसको 4+ स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में मिल रहा है, यानी कि विधानसभा इलेक्शंस में मिल रहा है। ठीक, एंड अब उसके बाद क्या आता है? एंड, और नहीं है, ध्यान रखना ये एंड है। एंड विंस एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स। ये हुआ पहला क्राइटेरिया। अब अगर ये क्राइटेरिया पास होता है तो नेशनल पार्टी, अगर ये क्राइटेरिया नहीं पास होता है तो उसके बाद अभी 2 ऑप्शंस और बचे हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 2% रूल इन लोकसभा। ओके, एंड व्हाट इज दैट? विंस एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स, जो कि प्रेजेंटली 11 सीट्स हो रही हैं। And once again, and in addition to this 2%, and these are from 3 different states. Okay, यानी कि स्टेट X, स्टेट Y एंड स्टेट Z। ये एक ही स्टेट से नहीं होने चाहिए, ये 3 अलग अलग स्टेट से आने चाहिए, राइट? और फिर अगर ये दूसरा क्राइटेरिया भी कोई पार्टी नहीं पास कर पाती है तो एक थर्ड क्राइटेरिया भी है, लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज अ स्टेट पार्टी रूल। और वो क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट हाउ मेनी स्टेट्स? एटलीस्ट 4 states, right? Not 4 more, 4 and more, at least 4 states, right? So once again, criteria for national party. कितनी criteria है हमारे पास? 3, और तीनों में से कितनी satisfy करनी है? Any one. Okay, so only one. चाहे वो 6% रूल हो जाए, चाहे वो 2% रूल ऑफ सीट्स इन लोकसभा हो जाए, चाहे वो स्टेट पार्टी रूल हो जाए, दैट इज 4 से ज्यादा। ओके, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में वो एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो रखी हो, तब वो जाकर नेशनल पार्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? So this is what simply the provisions regarding the recognition of a political party as a state party or as a national party, right? लेकिन अब एक क्वेश्चन है जो शायद आपके दिमाग में आ रहा है कि मान लो कोई एक पार्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है, तो उसका फायदा क्या है? कोई पर्क्स हैं? तो यस, इसके बहुत वंडरफुल पर्क्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन, आरपीए एक्ट एंड सो ऑन, राइट? सबसे पहला पर्क जो आप देख पा रहे हैं कि रिजर्व सिंबल, आपको अपना एक खुद का सिंबल मिल जाएगा। जैसे कि कांग्रेस के पास सिंबल है, बीजेपी के पास सिंबल है, हर पार्टी का आप देख रहे हो ये सिंबल है। तो ये सिंबल क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये पार्टी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड है, और ये सिंबल अब किसी भी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। इस पर टेक्निकली काइंड ऑफ आप उसको कह सकते हैं, आपका इस पर ट्रेडमार्क हो जाएगा, राइट? सो यू गेट योर ओन सिंबल, राइट? दूसरा, कैंपेनिंग बेनिफिट्स, और वो क्या है? फ्री एयर टाइम ऑन नेशनल एंड स्टेट टेलीविजन एंड रेडियो, जो भी, और हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, जो नेशनल टेलीविजन चैनल्स हैं, राइट? इस पर आप क्या कर सकते हैं? फ्री एड्स, फ्री प्रमोशन, कोई एक पैसा, 1 रुपए का फी, चार्जिंग फी एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लगेगा, राइट? फिर दूसरा, कंसल्टेशन राइट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका अपनी एक पर्सनल कंसल्टेंसी बॉडी बन जाती है। So ECI consults them in setting electoral rules and deciding the symbols as well. और फिर आता सबसे cherry on the top thing, that is a star campaigner element. And what is that? If any party is registered as a state or recognized as a state or a national party, it gets up to 40 star campaigners. Okay, and in 40 star campaigners को आप जितना चाहें उतना प्रमोट कर सकते हैं।
चाहे वो बीजेपी के मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो कांग्रेस के, राइट? ओके, so this is what the perks and privileges you get if your party is registered or recognized as a state party or the national level party. So guys, I believe सारा confusion जो है, सारे doubts जो हैं वो clear हो गए होंगे। और अगर once again ये बात बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, ये आपके लिए ओपन है, प्लीज लेट मी नो whatever your doubts are and I will take your doubts seriously. I'll get back to you at the earliest possible time. या फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम पहले आपका डाउट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट होगा, जो भी हमारा डिस्कशन का, उसको स्टार्ट करेंगे। Okay, everyone, so this is it with regard to this session, with regard to this topic. Thank you so much for watching, and if you liked it, please hit the like button and subscribe to the Tatastro ICS YouTube channel as well. So everyone, good day, take care, keep studying well. Jai Hind, Jai Bharat.